लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 28। जब से रमा चला गया था, रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी। वह किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। इसके साथ ही वह यह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह तारने न पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल सकता तो वह सहर्ष खर्च कर देती। जालपा की वह रोती हुई आंख देखकर उसका हृदय महसूस होता था। वह उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से ऊबकर वह जालपा के घर चली जाया करती थी। वहां घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहां भी वह नुहसत छा गई। यहाँ आकर उसे अनुभव होता था कि मैं संसार में हूँ, उस संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वह तन मन से उस व्रत का पालन करती थी, पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है? वह शिव के मस्तक को शीतल करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया है? इसमें संदेह नहीं कि अगर नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था, लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी, जहाँ तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी, क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि हो गई थी। वहाँ विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों के आतुर नेत्र भी थे, विकल हृदय भी, उन्मत्त शब्द भी। जालपा के घर अगर वह शान न थी, वह दौलत न थी, तो वह दिखावा भी न था, वह ईर्ष्या भी न थी। रमा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर न मिला था, और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी न थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और जट्टपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था, किंतु यह दुकान भी टूट गई। अब वह जीवन की सामग्रियां कहाँ बेसाहेगी, सच्चा माल कहाँ पावेगी? एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताजे मेवों की एक कटोरी लाकर रख गई। जब आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वह जागेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास आ बैठती और इधर उधर की बातें करती। कभी उसके सिर में तेल डालती और बाल गूंथती। गोपी और विशंभर से भी अब स्नेह हो गया। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती। स्कूल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहां खेलते। उसके रोने, चिल्लाने और झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वकील साहब को भी अब रमा के घर वालों से कुछ आत्मीयता हो गई। बार बार पूछते रहते थे, रमा बाबू का कोई खत आया? कुछ पता लगा? उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भारी हो रही थी। जालपा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुंठित स्वर में कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात से उन्हें बड़ा कष्ट है। जाड़ों में उनके दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों भर एमल्शन और सनाटोजन और ना जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं, पर यह रोग गला नहीं छोड़ता। कलकत्ते में एक नामी वैद्य है, अब की उन्हीं से इलाज कराने का इरादा है। कल चली जाऊंगी। मुझे ले तो नहीं जाना चाहते, कहते हैं वहाँ बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला तो होना चाहिए। वहाँ 2 बार हो आई हूँ और जब जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ। मुझे वहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखूं या इनकी बीमारी को देखूं। बहन, कभी कभी ऐसा जी उब जाता है कि थोड़ी सी सखियां खाकर सो रहूं।
विधाता से इतना भी ना देखा गया। अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी की जड़ टूट जावे तो मैं खुशी से दे दूंगी। जालपा ने सशंक होकर कहा, यह किसी वैद्य को नहीं बुलाया? यहाँ के वैद्य को दिखा चुकी हूँ बहन, वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी। तू कब तक आओगी? कुछ ठीक नहीं, उनकी बीमारी पर है। 1 सप्ताह में आ जाऊं, महीने 2 महीने लग जाए, क्या ठीक है, मगर जब तक बीमारी की जड़ न टूट जाएगी न आऊंगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही। जालपा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी की जड़ जवानी में न टूटी, बुढ़ापे में क्या टूटेगी? लेकिन इस सदिच्छा से सहानुभूति न रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वह वहां से जल्द अच्छे होकर लौटेंगे। बहन, तुम भी चलती तो बड़ा आनंद आता। जालपा ने करुण भाव से कहा, क्या चलूं बहन, जाने भी पाऊं। यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी। मेरा जी और भी घबराया करेगा। मेरा दिल तो कहता है कि बाबूजी कलकत्ते में हैं, तो जरा इधर उधर खोजना, अगर कहीं पता चले तो मुझे तुरंत खबर देना। यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है जालपा, यह मुझे मालूम है। खत तो बराबर भेजती रहोगी? हाँ अवश्य, रोज नहीं तो अंतरे दिन जरूर लिखा करूंगी, मगर तुम भी जवाब देना। जालपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है और संकोचवश नहीं कह सकती। जालपा ने पान देते समय उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, क्या है बहन, क्या कह रही हो? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम रख लो, मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की, और जो मुझसे खर्च हो जाए? रतन ने प्रफुल्ल मन से कहा, तुम्हारे ही तो है बहन, किसी गैर के तो नहीं है। जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब न दिया। रतन के शिकवे के अंदाज से कहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन, मेरी समझ में नहीं आता तुम मुझसे खिंची क्यों रहती हो। मैं चाहती हूँ हम में और तुम में जरा भी अंतर न रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे 150 रुपये तुमने से खर्च हो गए तो क्या हुआ? वाहनों में तो ऐसी कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं होता। जालपा ने गंभीर होकर कहा, कुछ कहूँ तो बुरा तो ना मानोगी? बुरा मानने की बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगी। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती, संभव है तुम्हें बुरी लगे। तुम अपने मन में सोचो, तुम्हारे इस बहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं? तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर। रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, बस अब रहने दो, तुम चाहे जो ख्याल करो, मगर यह भाव कभी मेरे मन में न था और ना हो सकता है। मैं तो जानती हूँ, अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ खाने को दो, भूखी हूँ। जालपा ने उसी निर्ममता से कहा, इस समय तुम ऐसा कह सकती हो, तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूड़ियों या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो, लेकिन ईश्वर न करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा न हो, तो शायद तुम इतनी निसंकोच न हो सको। रतन ने दृढ़ता से कहा, मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच न होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती, अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है। ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट दूंगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिए देती हो। अभागों को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती। यह कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गई। जालपा अपने को दुखनी समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा के पति के लौट आने की अब भी आशा थी। वह जवान है,
उसके आते ही जालपा के ये बुरे दिन भूल जाएंगे। उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फूले फलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था, विशाल, उज्जवल, रमणीक। रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य, अंधकार। जालपा आंखें पोंछ कर उठ खड़ी हुई, बोली, पत्रों के जवाब देती रहना, रुपए देती जाओ। रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया, पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता न थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे हुए शब्दों से कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूंगी? जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया। रतन से उसे इतना प्रेम कभी न हुआ था। वह उससे अब तक खींचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। यह सचमुच अभागनी है और मुझसे बढ़कर। एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी एक साथ भरे विदा हो गई। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास गबन भाग 28। धन्यवाद।